अर्जुन सिंघानिया बहुत ही अमीर था। वो गांव की गवार से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी शादी एक गांव की लड़की से हो जाती है। अर्जुन नहीं जानता था कि उसकी बीवी नायरा बहुत ही सुंदर है। उसने अपनी पत्नी से पहले दिन से ही बोल दिया कि वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अर्जुन ने जैसा कहा था, नायरा ने बिल्कुल वैसा ही किया। अर्जुन को एक लड़की बहुत पसंद आ जाती है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी लखनऊ के मशहूर बिजनेसमैन अर्जुन सिंघानिया, जो कि अपने एटीट्यूड और गुड लुक्स के लिए जाना जाता है। अर्जुन के माता पिता का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। अर्जुन को उसके दादाजी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके दादाजी रामशंकर सिंघानिया अर्जुन से बहुत प्यार करते हैं। रामशंकर जी के बचपन का दोस्त कमलेश शर्मा एक गांव में रहा करता था। कमलेश जी की एक पोती थी जिसका नाम नायरा था। उनके बेटे की एक एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई। बेटे के एक्सीडेंट के कुछ सालों बाद ही उनकी बहू का भी देहांत हो गया। अब उनकी पूरी दुनिया उनकी पोती नायरा ही थी। दोनों दोस्त हर साल एक दूसरे से मिला करते थे। कमलेश जी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से वो नायरा को लेकर परेशान होने लगे। उनकी तबीयत के बारे में सुनकर रामशंकर जी अपने दोस्त से मिलने आए। रामशंकर जी ने वादा किया कि वो अपने पोते की शादी उनकी पोती से करेंगे। कमलेश जी अपनी पोती की शादी अपने रहते ही कराना चाहते थे, इसीलिए जल्दबाजी में नायरा और अर्जुन की शादी हो गई। अर्जुन को कमलेश जी का गांव और वहां के लोगों को देखकर चिढ़ होने लगी कि किसी छोटे से गांव की गंवार लड़की से मेरी शादी करवा दी। अर्जुन ने नायरा को एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखा। शादी होने के तुरंत बाद वो उस गांव में जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहता था। रामशंकर जी ने अपने दोस्त से वादा किया कि वो नायरा को अपनी पोती की तरह ही प्यार देंगे, उसे कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने देंगे। इसीलिए उनको अपनी पोती की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब कमलेश जी भी निश्चिंत हो गए थे कि उनकी पोती रामशंकर जी के घर पर है। वो रामशंकर जी के पास हमेशा खुश रहेगी। अर्जुन और रामशंकर जी नायरा को लखनऊ लेकर आ गए। अर्जुन का घर बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर था। अर्जुन अपने घर के अंदर कदम रखता उससे पहले ही उस घर की हेड कुक, जिनका नाम राधिका था, उन्होंने अर्जुन को रोक लिया। राधिका अर्जुन के घर पर बचपन से काम करती थी, इसीलिए अर्जुन उनकी बहुत ही इज्जत करता था। अर्जुन ने राधिका से कभी तेज आवाज़ में बात भी नहीं की। अगर राधिका कुछ कह देती तो अर्जुन उनकी बात मान लेता था। राधिका ने दोनों की आरती की और कलश को पैर लगाकर नायरा को अंदर आने को कहा। इस तरह दोनों ने गृह प्रवेश किया। राधिका और रामशंकर जी ने कहा कि शादी के बाद की कुछ रस्में हैं जिसे हम अभी पूरी कर लेते हैं। ये बात सुनकर अर्जुन आग बबूला हो गया और बोला कि आपके कहने पर इस गंवार लड़की से शादी कर ली, यही बहुत बड़ी बात है, और अब इसके साथ रस्में निभाना मुझसे नहीं होगा। आप लोगों को जो भी करना था वो आप लोगों ने कर लिया, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। नायरा घूंघट को ओढ़े हुए थी, इसीलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा। अर्जुन को नायरा का साथ एक कांटे की तरह चुभ रहा था। रामशंकर जी ने राधिका से नायरा को अर्जुन के कमरे में लेकर जाने को कहा, तो अर्जुन ने राधिका को वहीं रोक लिया और कहा कि ये लड़की मेरे कमरे में नहीं आनी चाहिए, और इससे कहिए कि ये अपनी शक्ल भी मुझे ना दिखाए। हो सके तो वो कभी भी मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। ये सब सुनकर तो नायरा हैरान रह गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने अपनी दुल्हन को देखे बगैर ही उसे अपने कमरे में आने से मना कर दिया। नायरा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। नायरा का इस तरह से अपमान होते हुए देखकर रामशंकर जी को बहुत बुरा लगा। वो तो नायरा को अपने घर की बहू बनाकर उसे सम्मान की जिंदगी देना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। नायरा को देखकर रामशंकर जी काफ़ी दुखे हुए और कहा कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार करेगा। नायरा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि दादाजी प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए, मेरी तो किस्मत ही खराब है शायद,
पहले माँ बाप को खो दिया, दादाजी जिन्होंने मुझे पाला, अब वो खुद बहुत बीमार हैं, और अब ये शादी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर बचपन से मेरी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ क्यों है। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था, जिसकी सज़ा भगवान मुझे इस जन्म में दे रहे हैं। ये सुनकर वो आगे कुछ नहीं कह पाए। रामशंकर जी ने राधिका से कहकर उसका कमरा दिखाने को कहा। राधिका नायरा को उसके कमरे में लेकर जाती है और कहती है कि बहू, अर्जुन बुरा लड़का नहीं है, बस वो ये शादी नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारा सामान भेजती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। जब तक नायरा फ्रेश होकर आती है तब तक राधिका उसके लिए खाना उसके कमरे में लेकर आ जाती है। राधिका नायरा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अरे वाह नायरा बहू, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। अर्जुन ने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन अगर देखता तो तुम्हें खुद से दूर ही नहीं रख पाता। चलो खाना खा लो। नायरा ने धीमे स्वर में कहा कि मैं खा लूँगी, आप रख दीजिए। राधिका ने कहा कि ये तुम्हारे दादाजी का ऑर्डर है, इसीलिए जल्दी से खाना खा लो, मुझे भी नींद आ रही है। नायरा अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो खाना खाने लगी। आपको मैं क्या कहकर बुलाऊं? नायरा ने राधिका से पूछा। बहू, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा मन करे तुम मुझे वो बुला सकती हो। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको मौसी कहकर बुलाऊंगी। आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आती है। ठीक है बहू, चलो अब तुम सो जाओ, थक गई होगी ना। इतना कहकर राधिका कमरे से निकल जाती है। नायरा आज की बात सोचकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ वो बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। नायरा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी इस तरह से होगी, लेकिन नायरा ने एक फैसला कर लिया। वो अपनी शादी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहती थी। अगले दिन सुबह सुबह नायरा उठकर नहा धोकर एक प्यारी सी शिफॉन की ब्लू कलर की साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी और माथे में सिंदूर, जिसे अपनी मांग में भरते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। नायरा ने तैयार होकर घर में मंदिर में पूजा अर्चना किया और पूरे घर में धूप दिखा दिया। रामशंकर जी जब उठे तो उन्हें ऐसा लगा कि वो घर नहीं बल्कि कोई मंदिर है। उनके दिल को बहुत ही सुकून मिला था। अर्जुन जब उठा तो पूरे घर में धूप के कारण थोड़ा धुआं हो गया था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। राधिका को बुलाया और पूछा कि घर में इतना धुआं और इतनी महक क्यों है। वो बेटा बहुरानी ने मंदिर में पूजा की और धूप जलाया है, इसीलिए घर में थोड़ा धुआं और महक रह गई। उससे कहिए कि अगर पूजा अर्चना करनी है तो करे, लेकिन घर में इतनी महक और धुआं नहीं होना चाहिए। कहते हुए अर्जुन अपने कमरे में चला गया। ये बात नायरा ने भी सुन ली थी, उसे बुरा भी लगा, लेकिन अर्जुन की बात भी वो समझ रही थी, इसीलिए नायरा ने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप खड़ी रही। राधिका ने नायरा की पहली रसोई की रस्म करवाई। आज का नाश्ता नायरा ने ही बनाया था। पहली रसोई में मीठे में खीर बनाई, जो उनका रिवाज था। अर्जुन ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आ गया और सभी नाश्ता करने बैठ गए। अर्जुन ने महसूस किया कि नाश्ते की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नायरा को अर्जुन के सामने आने की मनाही थी, इसीलिए अर्जुन और रामशंकर जी ने ही नाश्ता शुरू किया। अर्जुन नाश्ता करते हुए बनाने वाले की तारीफ करता रहा, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इतना अच्छा नाश्ता नहीं किया था। रामशंकर जी ने राधिका को इशारे में मना कर दिया। अर्जुन को नहीं बताना है कि ये सारा नाश्ता नायरा ने बनाया है। उससे कहिए कि अब से रोज नाश्ता और खाना वही बनाए। खाने में मज़ा आ गया, कहते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। रामशंकर जी और राधिका को अर्जुन को देखकर हंसी आ गई। नायरा भी खुश थी कि उसका बनाया हुआ खाना अर्जुन को पसंद आया। रामशंकर जी को फ़ोन आया और सामने वाले ने कहा कि आपके लिए एक बुरी खबर है। ये सुनकर रामशंकर जी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। रामशंकर जी ने घबराते हुए कहा कि क्या बुरी खबर है? जल्दी बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कमलेश जी का निधन हो गया, आप सभी जल्दी आ जाइए। रामशंकर जी बहुत ही ज़्यादा घबरा गए।
राम शंकर जी ने शादी से पहले अपने दोस्त से वादा किया था कि वो नायरा का पूरा ध्यान रखेगा, लेकिन अर्जुन ने उसे अपनी पत्नी मानने से भी इनकार कर दिया। राम शंकर जी की आंखों में बरबसी आंसू निकलने लगे। राधिका और नायरा ने राम शंकर जी के पास जाकर उनकी घबराहट का कारण पूछा, तो उन्होंने नायरा को जल्दी से गांव चलने को कहा, जिसे सुनकर वो भी काफ़ी घबरा गए। रास्ते में राम शंकर जी ने अर्जुन को कमलेश जी के निधन की बात बता दी। राम शंकर जी ने नायरा को कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी उसका मन एक बड़ी घटना का आभास करवा रहा था। जैसे ही गाड़ी नायरा के घर पर रुकी, तो नायरा भागते हुए घर के अंदर चली गई। घर के बाहर काफ़ी भीड़ लगी थी। नायरा ने जैसे ही अपने दादाजी को इस तरह देखा, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। नायरा बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसीलिए रामशंकर जी ने उसे संभाला और कहा कि तुम्हारा दूसरा दादा अभी भी तुम्हारे साथ है। रामशंकर जी ने कमलेश जी का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया। नायरा का रोना कम ही नहीं हो रहा था। वो किसी की बात नहीं मान रही थी, जिसके कारण उसे चक्कर आ गए। डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन दिया, जिससे वो थोड़ी देर के लिए सो गई। लगभग 6 घंटे बाद नायरा को होश आया और वो फिर से रोने लग गई। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। पूरी दुनिया में उसका कहने को सिर्फ उसके दादा ही थे, लेकिन अब उन्होंने भी नायरा का साथ छोड़ दिया। रामशंकर जी नायरा को वापस घर लेकर आ गए। अब नायरा एकदम चुप चुप रहने लगी। वो ना तो रामशंकर जी से बात करती और ना ही राधिका से। वो पूरे दिन अपने ही ख्यालों में खोए रहती थी। रामशंकर जी नायरा को इस तरह देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने राधिका को बुलाकर नायरा को बाहर लेकर जाने को कहा। राधिका ने नायरा को पूछा कि क्या वो उसके साथ चलना चाहेगी। मार्केट से बहुत सारा सामान भी खरीदना है, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो प्लीज़। नायरा धीमे स्वर में कहती है कि ठीक है चलिए। राधिका मार्केट का बहाना बनाकर उसे बीच पर लेकर जाती है। दोनों थोड़ी देर टहलते हैं और उसके साथ दोनों को भूख लगने लगती है। राधिका उसके लिए कुछ लाने को कहकर वहाँ से चली जाती है। नायरा बीच पर बैठे हुए इधर उधर झांकती है और कुछ दूरी पर एक बड़े टीले पर एक लड़का खड़ा था। उस लड़के को देखकर यही लगता है कि जैसे वो खुदकुशी करने जा रहा है। नायरा जल्दी से भागते हुए उस टीले पर पहुंच जाती है तो देखती है कि वो लड़का तो रील्स बना रहा था। नायरा के आते ही वो टीले से नीचे उतरने लगा। नायरा कुछ देर के लिए वहीं खड़ी रही। नायरा अपने जीवन की गुत्थी नहीं सुलझा पा रही थी। अर्जुन ने तो उसे देखे बगैर ही पत्नी का दर्जा देने से मना कर दिया। अब वो उस घर में किस अधिकार से रहे, ये बात उसकी समझ से भी परे थे। सिर्फ रामशंकर जी के कहने पर वो उस घर में एक अज्ञात जीवन जीना शायद नायरा को परेशान कर रहा था। इन्हीं सवालों में उलझी हुई नायरा उस बड़े टीले से उतरने को हुई। जैसे ही वो मुड़कर वापस जाने को हुई कि अचानक उसका पैर उस टीले पर से फिसल गया और वो पानी में गिर गई। नायरा को पानी से डर लगता था, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। अब नायरा को भी लगा कि शायद यही मेरा अंत है। उस बीच पर एक और लड़का था, जो कि सूट पहने हुए था और उसके चेहरे पर एटीट्यूड साफ झलक रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बीच के सामने वाले बड़े होटल में किसी मीटिंग के लिए आया था। शायद मीटिंग खत्म होने के बाद थोड़ी फ्रेश हवा के लिए वो बीच पर आया हो। उसे भी शायद इस तरह से अपनी जिंदगी की अटखेलियाँ बहुत परेशान कर रही थी। उसने एक लड़की को देखा, जिसने एक नीले रंग का अनारकली सूट पहन रखा था। वो उसे बस देखता ही रह गया और उसकी नज़र एक बार को उस लड़की पर टिक गई। वो लड़की अचानक पानी में गिर गई, जिसे देखकर वो लड़का अपना कोट फेंक कर भागते हुए पानी में कूद गया और उस लड़की को बचा लिया। वो लड़की पानी अंदर चले जाने के कारण बेहोश हो गई थी। उस लड़के ने लड़की को बाहर निकालकर थोड़ी दूर पर लेटाया और उसके पेट को दबाकर पानी बाहर निकालने की कोशिश की। वो लड़का उस लड़की को देखकर अपने होश ही खो बैठा। वो लड़की कोई और नहीं, हमारी नायरा थी। उस चांदनी रात में नायरा का नीले रंग का अनारकली सूट उसके गोरे बदन पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो लड़का तो बस उसे देखता ही रह गया।
इतनी खूबसूरत जो लग रही थी नायरा। उसके गीले बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसे देखकर वो लड़का उसके गीले बालों को उसके चेहरे पर से हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कांपते हुए हाथों से उसके चेहरे पर पड़े गीले बालों को हटाता है, जिससे उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उस बीच से हॉस्पिटल लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। इसीलिए उस लड़के ने अपने एक दोस्त, जो कि एक डॉक्टर था, उसे बीच के सामने वाले होटल पर बुला लिया और उसे सारी बात बताई। उस लड़के ने एक रूम बुक किया और फीमेल स्टाफ की मदद से उसके कपड़े चेंज करवाए ताकि उसको बुखार नहीं बढ़े। इतने में डॉक्टर भी वहाँ पर आ गए थे और उसके घावों पर मरहम पट्टी की और एक इंजेक्शन दिया ताकि उसका बुखार उतर जाए। उस लड़के के दोस्त ने कहा कि उस लड़की के सर पर गीली पट्टी रखो, जिससे उसका बुखार जल्दी उतर जाएगा। वो लड़का स्टाफ से उसकी दवाइयाँ मंगवाता है और अपने दोस्त को बाहर छोड़कर आता है। उस लड़के को नायरा का साथ एक सुकून दे रहा था। उसने पूरी रात उसकी गीली पट्टी की, जिससे नायरा का बुखार उतर गया। नायरा का बुखार उतरने के बाद वो लड़का भी कमरे के सोफे पर बैठे हुए सो गया। जब सुबह हुई तो नायरा को होश आया तो उसने देखा कि वो एक होटल के कमरे में है। वो पहले तो काफ़ी घबरा गई, लेकिन बहुत सोचने पर उसे धुंधली सी याद आई जिसमें उस लड़के ने उसकी कितनी मदद की थी। नायरा अभी पूरी तरह से होश में नहीं थी, इसीलिए उसने भी उस लड़के को ध्यान से नहीं देखा, लेकिन उसे इतना पता चल गया था कि उस लड़के ने ही उसकी मदद की थी। नायरा उस लड़के को थैंक्स कहना चाहती थी, इसीलिए उसने इधर उधर देखा तो उसकी नज़र कमरे में लगे सोफे पर पड़ी, जहां वो लड़का बैठे हुए सो रहा था। उस लड़के का चेहरा दूसरी तरफ था, इसीलिए वो उस लड़के का चेहरा नहीं देख पा रही थी। नायरा बेड से उठकर उस लड़के के पास जैसे ही गई, उस लड़के को देखकर उसके होश उड़ गए। नायरा उस लड़के को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं, अर्जुन ही था। नायरा ने जैसे ही उसे देखा तो वो एक बार को घबरा गई, लेकिन उसे इस बात का सुकून भी था कि कल रात को जिसने उसकी मदद की थी वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही था। नायरा अर्जुन के सामने नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने एक नोट लिया और लिखकर उसे बेड के पास कपबोर्ड पर रख दिया। नायरा अपने कपड़े बदलकर वहां से घर के लिए निकल गई। उधर राधिका जब वापस आई तो उसे बीच पर नायरा नहीं मिली, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। राधिका ने नायरा को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। आखिरकार राधिका ने राम शंकर जी को नायरा के ना मिलने की बात बताई। राम शंकर जी ने घबराकर अपने दोस्त को, जो कि एक कमिश्नर था, उसे नायरा का फोटो भेजकर रहस्यमयी ढंग से ढूंढने को कहा। कमिश्नर ने भी अपने लोगों को लगा दिया नायरा को ढूंढने में, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। नायरा जब घर आई तो राम शंकर जी और राधिका की जान में जान आई और उन्होंने पूछा कि कल वो कहाँ चली गई थी, जिसके जवाब में उसने कल की घटित हर बात बताई। राम शंकर जी ने कहा कि तुमने अच्छा किया बेटा ना बताकर। उसे तुम्हारे गुणों से प्यार होना चाहिए, ना कि तुम्हारी खूबसूरती से। उधर अर्जुन जैसे ही जागा उसने नायरा को ढूंढा, लेकिन वो वहां पर नहीं थी। अर्जुन ने देखा कि बेड के पास उसे एक नोट रखा हुआ मिला, जिसमें लिखा था कि मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अर्जुन बहुत दुखी हुआ, उसे नायरा का इस तरह चले जाना अच्छा नहीं लगा। अर्जुन को नायरा से एक अलग तरह का झुकाव महसूस हुआ। अब अर्जुन उससे एक बार फिर मिलना चाहता था। अर्जुन ने जब नायरा को पहली बार देखा तब उसे नायरा काफ़ी जानी पहचानी सी लगी। अर्जुन को ऐसा लगा कि वो उसे बहुत समय से जानता है, लेकिन उसने नायरा को पहली बार ही देखा था। इसीलिए वो इस सोच में पड़ गया कि वो क्यों उसे इतनी जानी पहचानी सी लग रही है। अर्जुन ने अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया और कल रात वाली लड़की का पता लगाने को कहा और अपने घर के लिए निकल गया। अर्जुन जैसे ही घर में गया उसे घर में वही धूप की महक आई, जो हमेशा सुबह सुबह उसके घर में नायरा के आने के बाद से आती है। अर्जुन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपने कमरे में चला गया। अर्जुन और नायरा की शादी को 6 महीने हो गए थे, लेकिन अर्जुन नायरा का घर में होना महसूस करता था। वो ये तसल्ली कर लेता था कि वो घर में ठीक है,
इन 6 महीनों में अर्जुन को नायरा के हाथ के खाने की आदत हो गई थी। नायरा चाहे बीमारी क्यों ना हो, वो अर्जुन के लिए खाना ज़रूर बनाती और घर का सारा माहौल देख अर्जुन नायरा का होना महसूस कर पाता था। दोनों के बीच एक अलग तरह का रिश्ता बनता जा रहा था। थोड़े दिनों के बाद घर पर अर्जुन की बुआ अनामिका अपने बेटे दिलीप के साथ आई। अनामिका ने अपने पिता के पैर छूते हुए कहा कि पिताजी, आपने किस देहाती गंवार लड़की को मेरे बच्चे से बांध दिया है? क्या आपको वही मिली थी अर्जुन के लिए? रामशंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि नायरा बहुत अच्छी लड़की है। तुम एक बार मिलोगी तो तुम खुद कहोगी कि आपने अर्जुन के लिए सबसे अच्छी लड़की चुनी है। रामशंकर जी ने नायरा को आवाज़ लगाई। नायरा किचन से अपने हाथों को पोंछते हुए बाहर आती है। अनामिका भी नायरा को देखकर अपनी सुध-बुध खो देती है और मन ही मन में कहती है कि क्या खूबसूरत लड़की है। नायरा ने आज साड़ी पहन रखी थी, इसीलिए उसने सिर पर पल्ला रखा और अनामिका के पैर छुए। अनामिका का बेटा दिलीप नायरा को अपनी हवस की नज़रों से देख रहा था। नायरा को दिलीप का इस तरह देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नायरा ने अनामिका को देखकर अपने सिर पर पल्लू लिया और अनामिका के पैर छुए। अनामिका अपना मुंह पिचकाते हुए कहती है कि खुश रहो। वैसे मेरे अर्जुन के लिए तुम जैसी गंवार बीबी से शादी करवाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नायरा ने हल्की मुस्कुराहट लिए हुए कहा कि बुआ जी, वैसे आपकी नज़र में गंवार लड़की क्या क्या अर्थ है, बताएंगी? जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं यही बात सुन रही हूँ। अनामिका बड़ी अकड़ के साथ कहती है कि तुम जैसी लड़की को ना तो अंग्रेजी में बात करनी आती है और ना ही उठने बैठने का तरीका आता है। जब देखो तब ये साड़ी पहनकर पल्ला रख लेती हो सिर पर। जब देखो तब इसी तरह के कपड़े पहनती हो, या तो साड़ी या फिर सलवार सूट। तुम्हारा पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसकी पत्नी गंवार रहे तो वो तुझे कैसे अपनाएगा? उसके आगे पीछे हजारों लड़कियां पड़ी रहती हैं, बस उससे 2 मिनट बात करने के लिए। इतना रुतबा है मेरे अर्जुन का। नायरा को अनामिका की बात पर हंसी आ रही थी और बड़ी विनम्रता से कहती है कि बुआ जी, सिर्फ अंग्रेजी में बोलने और छोटे कपड़े पहनने से कोई भी शहरी नहीं हो जाती लड़की। जब तक वो अपने नैतिक मूल्यों और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ना समझे। मुझे लगता है कि अपने परिवार के सामने मुझे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और रही बात अंग्रेजी की, तो वो सिर्फ एक भाषा है, जब मन चाहे तो सीख भी सकते हैं। और बुआ जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है, इसीलिए मैं अनपढ़ भी नहीं हूँ। नायरा ने अनामिका से अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए पूछा, बुआ जी, आप क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी? अनामिका ने चिढ़ते हुए कहा कि गरम गरम चाय, वो भी अदरक डालकर, एकदम कड़क। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, नायरा ने दिलीप से भी उसकी पसंद पूछकर किचन की तरफ बढ़ गई। अर्जुन ऊपर से ये सब सुन रहा था, क्योंकि अर्जुन के ऑफिस का टाइम हो गया था, जिसके कारण वो जल्दी से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी बुआ जी की आवाज़ आई और वो रुककर दोनों का संवाद सुनने लगा। अर्जुन के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान तैर गई। वो जल्दी से डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठ गया और राधिका ने नाश्ता सभी को सर्व किया। रामशंकर जी ने अर्जुन को कहा कि मैं 3 दिन के लिए अपने दोस्त के पोते की शादी में शामिल होने जा रहा हूँ। तुम नायरा का ध्यान रखना। अर्जुन ने भी हामी भरी और अनामिका और दिलीप से मिलकर वो भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अर्जुन को काम करते हुए शाम हो गई थी। अर्जुन भी आज जल्दी जाने का सोच रहा था कि अचानक उसकी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई। मीटिंग खत्म होते होते रात हो गई थी। अर्जुन को कहीं न कहीं नायरा की चिंता हो रही थी। भले ही वो उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन कहीं न कहीं वो उसकी जिम्मेदारी थी, जिसे वो जुटला नहीं सकता था। रात के लगभग 11 बज रहे थे, लेकिन अर्जुन घर नहीं आया था। इसीलिए नायरा ने अपने कमरे में जाकर आराम करने का सोचा। जैसे ही वो अपने कमरे का लॉक लगाने जा रही थी कि अचानक दिलीप ने अपना हाथ बीच में रख दिया। नायरा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो दिलीप एकदम से कमरे के अंदर आ गया। आप यहाँ और इस समय क्या कर रहे हैं? अरे भाभी, मैं तो तुमसे ही मिलने आया था। वैसे मानना पड़ेगा भाभी, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर तो किसी की का भी दिल धड़कने लग जाए।
और तुम्हारा वो बेवकूफ़ पति तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी को छोड़कर ब्रह्मचारी बना बैठा है। मैं तुम्हारी सुंदरता का बहुत बड़ा कद्रदान हूँ। कहते हुए नायरा के कंधों को पकड़कर उसके पास आने लगा। अब नायरा झटपटाने लगी कि शायद वो उसके चंगुल से छूट जाए, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। इसी बीच दिलीप नायरा से ज़बरदस्ती करने लगा। दिलीप ने नायरा को बहुत बुरी तरह से जकड़ रखा था। अब नायरा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या ही करे। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। वो दिलीप के चंगुल से छूटने के लिए पीछे हटती गई। नायरा कमरे की दीवार से लगी हुई थी और पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी ताकि वो इस दरिंदे से अपना पीछा छुड़ा सके। नायरा के पास एक टेबल रखी हुई थी जिस पर फूलदान रखा था। नायरा ने वो फूलदान हाथों में लेकर दिलीप के सर पर दे मारा, जिससे उसकी पकड़ ढीली हो गई और मौका पाकर नायरा अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर निकली और भागते हुए वो एक आदमी से जाकर टकरा गई। जब नायरा ने खड़े होकर उस आदमी को देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति अर्जुन ही था। अर्जुन नायरा को देखकर घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ नायरा, सब ठीक तो है ना? तुम इस तरह से घर से क्यों भाग रही थी? नायरा जैसे ही बताने वाली होती है तभी जल्दी से अनामिका आकर बात पलट देती है और नायरा पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है कि ये लड़की मेरे दिलीप पर डोले डाल रही थी। तुम तो जानते हो मेरा दिलीप कितना सीधा है, और इस लड़की को देखो जो शायद तुम्हें देखकर बेचारी होने का नाटक कर रही है। अर्जुन, इस तरह की लड़की को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तुम इसे अपने हाथों से बाहर कर दो। नायरा रोते हुए मना करती रही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अर्जुन जी, आप मुझ पर विश्वास करें। वो तो दिलीप भैया ही मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और मैंने अपने आप को बचाने के लिए उनके सर पर वो फूलदान मार दिया और वहाँ से भाग निकली। बस कर जा नायरा, बहुत हो गया। तू मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी अर्जुन चिल्लाते हुए कहता है कि बस चुप हो जाइए बुआ जी। मुझे पता है कि नायरा कैसी लड़की है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं। आपको तो अपने बेटे की गलती पर उसे खींचकर थप्पड़ मारना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप तो उल्टा नायरा पर ही इल्ज़ाम लगाने लगी। वैसे कोई बात नहीं बुआ जी, जो काम आपको करना चाहिए था वो मैं कर देता हूँ। अर्जुन दिलीप को एक खींचकर थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि आप और दिलीप अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जाइए, वरना तुम अपनी बुआ से इस तरह बात कर रहे हो, और वो भी आज की आई उस दो कौड़ी की लड़की के लिए। बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। चलो दिलीप। अर्जुन दिलीप को रुकने को कहता है और नायरा से कहता है कि तुम्हें दिलीप को जो सज़ा देनी है वो तुम दे सकती हो। वो एक बार अर्जुन को देखकर दिलीप को एक खींचकर थप्पड़ जड़ देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुमने अपनी भाभी को गंदी नज़र से देखा, निकल जाओ इस घर से। दिलीप और अनामिका गुस्से में घर से निकल जाते हैं। राधिका जल्दी से आकर नायरा को संभालती है और उसे कमरे में लेकर जाने वाली होती है कि अर्जुन राधिका को मना कर देता है। अर्जुन नायरा को अपने कमरे में लेकर जाता है, लेकिन नायरा कमरे के अंदर जाने से कतरा रही थी, जिसे देखकर अर्जुन ने उसे गोदी में उठा लिया और बेड पर लिटा दिया। अर्जुन फर्स्ट एड किट लेकर आया और नायरा के पास आकर बैठ गया। नायरा के घावों पर मरहम लगाने लगा, जिससे नायरा थोड़ा हिचकिचाने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसकी एक नहीं मानी। दवाई लगाने के बाद नायरा से कहा कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए। मैं कॉलेज के समय एक लड़की को बहुत पसंद करता था। मैंने वैलेंटाइन डे पर उसे प्रपोज भी किया और वो मान भी गई। धीरे धीरे हम दोनों का प्यार वक्त के साथ बढ़ता गया। हमारे कॉलेज का आखिरी साल था, एग्जाम्स नज़दीक थे, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से कम ही मिल पाते थे। एग्जाम्स खत्म होने के बाद एक दिन मैं उसे सरप्राइज़ देने उसके घर गया। घर के बाहर ताला लगा हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा शायद घर पर नहीं है। मैंने उसे कॉल किया तो पाया कि फ़ोन तो घर के अंदर ही बज रहा था। एक बार को मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने अपने आप को संभालते हुए उस घर के पास की खिड़की से झांकने की कोशिश की, तो पाया कि वो लड़की किसी दूसरे लड़के को बहुत डीपली किस कर रही थी।
जिसे देखकर उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया और फिर उसने ठान लिया था कि वो अब से किसी भी लड़की पर विश्वास नहीं करेगा। अर्जुन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जब मेरी और तुम्हारी शादी हुई तो मुझे लगा कि तुम भी मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड की तरह ही होगी, लेकिन तुमने मेरी राय को बदल दिया। तुम्हारा घर में पूजा करना, मेरे लिए खाना बनाना, दादाजी का ध्यान रखना, तुम्हारे बात करने का तरीका भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को दबाकर उस पर एक गुस्से का मुखौटा पहन रखा था। मैंने हमेशा से सोचा था कि मुझे तुम्हारी फिक्र का कारण सिर्फ मेरे लिए तुम्हारी जिम्मेदारी लगी, लेकिन इसी जिम्मेदारी ने मुझे तुम्हारे और करीब कर दिया। शायद एक दूसरे का साथ और जिम्मेदारी ही एक शादीशुदा जिंदगी का मूल मंत्र है। नायरा, मैंने गलती की और मैं जानता हूँ कि शायद मैं माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे माफ़ करना चाहो तो। नायरा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो तो हमेशा से चाहती थी कि उसका और अर्जुन का रिश्ता सुधर जाए। अर्जुन ने नायरा को अपनी बाहों में भर लिया और कहा कि आज तक मैंने जो भी गलती की है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अब आगे हम दोनों एक नए सिरे से अपने रिश्ते की शुरुआत करेंगे। नायरा, क्या तुम मेरा साथ दोगी? नायरा शरारती ढंग से कहती है कि अगर मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी झेलोगे। अर्जुन अपने चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट लिए हुए कहता है, मैं तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत प्यार करूँगा। आज अर्जुन और नायरा दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू आज खुशी के थे, जिन्हें उनकी मंजिल मिल गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी नायरा ने अपना घूंघट नहीं हटाया था। नायरा, एक बात और पूछनी थी तुमसे, क्या मैं तुम्हारा घूंघट हटा सकता हूँ? तो नायरा ने कहा, हाँ, ये घूंघट अभी तक मैंने इसीलिए तो डाल रखा था ताकि एक दिन आप मेरे घूंघट को हटा सके और मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकूं। जैसे ही अर्जुन ने नायरा का घूंघट उठाया तो नायरा को देखकर वो हैरान रह गया। क्या हुआ अर्जुन जी? लगता है आपने मुझे पहले भी कहीं देखा है। थोड़ी देर बाद अर्जुन बोला, अब मुझे समझ में आया कि तुम उस दिन अचानक वहाँ से क्यों चली गई थी, क्योंकि तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। मैंने मना किया था इसीलिए। अर्जुन ने नायरा को गले से लगा लिया। 3 दिनों के बाद जब दादाजी वापस आए तो घर का माहौल देखकर वो हैरान रह गए। नायरा बिना घूंघट के घर में घूम रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग चमक दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर दादाजी समझ गए थे कि अब अर्जुन और नायरा के बीच सब कुछ ठीक हो गया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।